नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नियम लागू होते हैं उन नियमों के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार प्रकाश की किरणें जब समानांतर आती हैं तो वो फोकस से होके जाती हैं, यदि फोकस से आती हैं तो वो समांतर हो जाती हैं, और यदि किसी एंगल पर आती है तो उसी एंगल पर वापस चली जाती हैं। तो इसके संबंध में हमने कुछ ये नियम पढ़े हैं। बात करते हैं आगे। आइए अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब के विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसे बनाएं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आपको अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की कंडीशंस है, उन कंडीशन को लागू करके हम रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पहली कंडीशन है कि बिंब जो है वो अनंत पर हो, और प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कैसी प्राप्त होगी। प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा, बिंदु के साइज का प्राप्त होगा, अत्यधिक छोटा प्राप्त होगा, और वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए कुल मिला के 6 कंडीशन है। पहली, बिंब अनंत पर हो। दूसरी, बिंब सी से परे हो। फिर बिंब को सी पर लेके आ जाते हैं हम, उसके बाद में सी और एफ के बीच में, और एफ पर, और अंत में पी और एफ के बीच में हो। आई होप यहाँ पर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें पहली स्थिति लागू की गई है कि बिंब कहाँ पर हो, जब अनंत पर हो। अब यहाँ पर ये इस प्रकार का डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन ये डायग्राम कैसे बनेगा, हमें ये दर्पण कैसे बनाना है, कौन सी किरणें कहाँ से गुजारनी है, कैसे गुजारनी है, इन सब 6 की 6 कंडीशन के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है। वहाँ से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं और वहाँ से इन डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, जो इस वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ जाके आप क्लिक करना, उस वीडियो पे पहुँच जाओगे जहाँ पर ये 6 की 6 कंडीशन के प्रतिबिंब बनाए हुए हैं। तो पहली कंडीशन, जब बिंब अनंत पर हो। दूसरी कंडीशन, सी से परे हो। तीसरी कंडीशन, सी पर हो। और फोर्थ कंडीशन है वो सी और एफ के बीच में हो। फिफ्थ कंडीशन, एफ पर हो। और सिक्स्थ कंडीशन जो है वो एफ और पी के बीच में हो। 6 के 6 कंडीशंस के लिए मैंने वीडियो तैयार किया हुआ है, वहाँ से आप ज़रूर देखना, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अवतल दर्पणों के उपयोग किया है। तो पहला उपयोग क्या देखिए, सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश के शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको कुछ इस प्रकार समझिए कि मान लेते हैं यहाँ पर टॉर्च या फिर वाहन की हेडलाइट जो होती है उसके अंदर ये अवतल दर्पण लगा होता है, और यहाँ पर इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है। अब इस बल्ब से प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार की इस दर्पण से टकराएंगी, इस प्रकार यहाँ से ऐसे। जब यहाँ से टकराएंगी तो ये परावर्तन के बाद में पृष्ठ के लंबवत एकदम समानांतर हो जाती है, देखिए इस प्रकार। और जब ये समानांतर हो जाती हैं तो हम इसके द्वारा किसी भी वस्तु को बहुत दूर तक देख सकते हैं। दूसरा उपयोग है कि दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करता है। दंत विशेषज्ञ दांतों की जांच करने के लिए जो एक दर्पण प्रयोग करता है वो चम्मचनुमा संरचनाएं होती है, जिसके आगे के सिरे पर अवतल दर्पण लगा होता है। तो दंत विशेषज्ञ द्वारा भी अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों की जांच के लिए किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण यानी कि यहाँ पर जो नाई जो भी दर्पण काम में लेता है उसमें मुख्य रूप से अवतल दर्पण ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि वो समतल दर्पण है, लेकिन वो हल्का सा अवतल दर्पण का रूप होता है। दूसरी बात, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम लेंस द्वारा किसी भी कागज को जला सकते हैं। ठीक है, लेंस से प्रकाश की किरणें जब आती है तो परावर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे कोई वस्तु जल जाती है। उसी प्रकार ये कार्य अवतल दर्पण द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि अवतल दर्पण से समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो वो हमेशा फोकस से जाती है, और जब फोकस से जाती है तो यहाँ पर फोकस पर वो एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा जो है वो एक जगह केंद्रित हो जाती है, जिसकी वजह से सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे हो गए अवतल दर्पणों के प्रतिबिंब का निर्माण और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग। आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो देखिए, जिस प्रकार अवतल दर्पण था उसी प्रकार कुछ कंडीशन उत्तल दर्पण की भी है। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से अपसारित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, जब हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया पी। यदि इनमें प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी तो हमारा ये क्वेश्चन रहता है कि ये कहाँ से जाएंगी। तो यहाँ पर परावर्तन का नियम लागू होता है और वो उस एंगल पर वापस चली जाएंगी। लेकिन जब इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो जिस पॉइंट पर मिलती है वहाँ पर देखिए, जहाँ
यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं कहाँ से आती हुई महसूस हो रही है, फोकस से आती हुई महसूस हो रही है। जैसे मैं इधर भी एक प्रकाश की किरणें खींच दूँ यहाँ, तो ये प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार जाएंगी, ठीक है। अब इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर पता चलेगा कि ये ऐसा लग रहा है कि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती है तो वो उसी प्रकार अपसारित हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या है, देखिए, उत्तल दर्पण के मुंह के फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुंह के अक्ष के समानांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसा लग रहा है कि ये मुंह के फोकस पर जाएगी, तो फोकस पर अगर ये जाती हुई दिखती है तो वो हमेशा प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। यानी ऊपर जो नियम पड़ा उसी का उल्टा नियम यहाँ लागू होता है, ठीक है। तीसरा नियम है कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाएगी। यानी कोई प्रकाश की किरण यदि सी पर आती हुई दिख रही है तो ये प्रकाश की किरण तुरंत उसी दिशा में वापस चली जाएगी। मैं यहाँ से मिटा दूंगा क्योंकि पार नहीं जा सकती प्रकाश की किरणें, तो ये उसी दिशा में वापस चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सी से आती हुई प्रतीत हो रही है, इस कारण। तो ये 3 जो मुख्य नियम है इसके याद रखने हैं। और फोर्थ नियम ये है कि जब प्रकाश की किरण किसी एंगल पर आती है, यहाँ पर पी पॉइंट से टकराती है, तो जिस एंगल पर टकराएगी उसी एंगल पर वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इसके भी ये मुख्य 4 नियम हमें ध्यान रखने हैं। ये यहाँ पर उत्तल दर्पण आ गया। अब उत्तल दर्पण के लिए कुछ विशेष कंडीशंस हैं, वो यहाँ है। देखिए, यदि मैं उत्तल दर्पण बनाऊँ, यहाँ देखिए उत्तल दर्पण जैसे अलग से बना के समझा देता हूँ आपको। ये उत्तल दर्पण है। अब इस उत्तल दर्पण में आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर 2 ही कंडीशन लागू हो सकती है, क्योंकि इसका एफ जो है वो इस साइड हो गया और इसका सी जो है वो भी इस साइड है। तो यहाँ 2 ही कंडीशन है, या तो बिंब जो है बहुत दूर हो या बिंब जो है कहीं पास में हो, क्योंकि यहाँ तो सी और एफ है नहीं जो हम अलग अलग जगह पे रख के चेक करें। तो यहाँ पर 2 ही कंडीशन है, या तो बिंब बहुत दूर अनंत पर हो या फिर पास में कहीं पर हो। तो क्या कंडीशन है, देखिए, पहली कंडीशन है कि बिंब जो है वो अनंत पर हो। तो अनंत पर हो तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और अनंत और दर्पण के मध्य कहीं पर भी हो तो पी और एफ के बीच बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार बनेंगे, इसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो तैयार करके रखा है। आप उस वीडियो को देखिएगा और वहाँ से समझिएगा, और वहीं से आपको ये उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले 2 कंडीशंस हैं वो आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। तो इस वीडियो का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो पर पहुँच सकते हो। फिर बात करते हैं उत्तल दर्पणों के उपयोग। देखिए, उत्तल दर्पणों के क्या क्या उपयोग है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े दृश्यों को देखने में समर्थ होता है। इसका मतलब यह है कि वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, पश्च दर्पण यानी जो वाहन होते हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ट्रक, कुछ भी, उसमें जो पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड कांच होता है वो साइड कांच उत्तल दर्पण से होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वृद्ध दृष्टि क्षेत्र बनाता है। वृद्ध दृष्टि मतलब कोई वस्तु यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो इस वस्तु को भी देखा जा सकता है, इसको भी देखा जा सकता है, इसको भी, यानी एक बड़ा क्षेत्र तय करता है। वो कौन? उत्तल दर्पण। इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, ठीक है। चलिए, और क्या उपयोग है। दुकानों में इसका उपयोग सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है। देखिए, दुकानों के अंदर, या फिर मैं आपको कह दूं कि एटीएम मशीन में, ठीक है, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में। कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति जैसे दुकान के अंदर ये कहीं दर्पण लगा दिया है तो इस दर्पण को देखकर हम पूरे दुकान के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्योंकि इस दर्पण से हमें साफ साफ पूरे दुकान का दृश्य दिख जाता है एक दर्पण के अंदर। इसलिए इसको सिक्योरिटी के रूप में भी दुकानों में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और देखिए, उसके बाद में नया टॉपिक आ जाता है हमारा, वो है गोलीय दर्पणों का परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक उपयोग और बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखिए, जो एटीएम मशीन होती है, एटीएम मशीन में आप देखना कि एटीएम मशीन का जो स्क्रीन वाला भाग होता है, इसमें आपको या तो यहाँ पर ये दर्पण मिलेगा या कहीं हो सकता है बीच में मिल जाए। तो यहाँ एटीएम मशीन में इस दर्पण का क्या प्रयोग है। इसका प्रयोग होता है कि आपके पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उसको आप नोटिस कर सकते हो, उसकी हरकत देख सकते हो कि वो किस मतलब क्या करना चाह रहा है। तो ये भी एक तरीके से एक सिक्योरिटी के रूप में उत्तल दर्पण जो है वो एटीएम मशीनों में भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है गोलीय दर्पणों के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।